Uh, Good afternoon to all of you, beta. This session is for PRMO classes. तो PRMO की क्लासेस पे हम जो आज का टॉपिक कवर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी नंबर थ्योरी एंड इक्वेशन। इसमें मैं फर्स्ट 2-3 मिनट्स पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस नंबर थ्योरी पर बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि आप पीआरएमओ की प्रिपरेशन करते टाइम या आरएमओ की प्रिपरेशन करते टाइम कई बार हमारे दिमाग में होता है कि ये तो बहुत टफ होता है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे ना, हमें सेलेक्ट होने के लिए बहुत टफ चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बेसिक चीजों को भी करोगे ना तो आप पीआरएमओ में बहुत इजीली सेलेक्ट हो सकते हो। काफी चीजें जो पीआरएमओ की हैं वो जेई से रिलेटेड भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पीआरएमओ की प्रिपरेशन करने से आपकी जेई की प्रिपरेशन अफेक्ट होने वाली है, पीआरएमओ की प्रिपरेशन से आपका जेई पे कोई इफेक्ट नहीं होना। बहुत सारे टॉपिक जेई के और पीआरएमओ के ऑलमोस्ट सेम है ना। तो अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक है नंबर थ्योरी और इक्वेशंस के अंदर, तो पहले हम बेसिक टॉपिक ले लेते हैं कि जैसे बेसिक डिविजिबिलिटी रिलेशंस की हम बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुला की हम बात करते हैं, फर्मेट एंड विल्सन थ्योरम की हम बात करते हैं, पॉलिनोमियल इन कोफिशिएंट्स मॉडुलर ए प्राइम, नंबर थ्योरेटिकल फंक्शंस होते हैं, और प्रिमिटिव रूट्स एंड इंडिसेस, एलटी, कॉब्यसी, डिरिचलेट इंटीजर पॉलिनोमियल्स, और एक लास्ट पे यूलर टोशन फंक्शंस होता है जिससे कि हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 8th और 9th के हैं, और सेकंड कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। हेलो बेटा, ठीक है, तो 8th और 9th को अगर आप देखें तो 8th और 9th में आप अगर पीआरएमओ और आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप वहां पे लॉजिकली सोचो और जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो, और उनके क्वेश्चंस करने के लिए आप वीक में एक दिन फिक्स कर सकते हो कि हाँ मेरे को पीआरएमओ क्वालिफाई करना है, तो जस्ट फिक्स वन डे कि हाँ मुझे पूरा दिन जो है पीआरएमओ के पे फोकस रखना है। उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि आपको 5-6 डेज जो है पीआरएमओ के लिए प्रिपेयर करना है। दैट इज मोर देन एनफ, जस्ट फॉर वन डे यू डू पीआरएमओ प्रिपरेशन। बाकी डेज में आप अपना जो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या क्लास 8-9 में हो, यू कैन डू दैट। 10th और 11th के लिए आपको थोड़ा एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपके पास कोई टाइम नहीं होता है। तो वहां पे कुछ बुक्स हैं जो काफी स्टूडेंट्स को उन बुक्स का आइडिया भी होगा। तो मैं कुछ बुक्स के नाम बता देता हूँ जो आप मतलब आपके पास होनी चाहिए। एक्सकर्सन और मैथ इन मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छी बुक है। मतलब इसको करने से ही पीआरएमओ आरएमओ दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं। मतलब इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएं तो आप प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर कर लो तो उसके लिए एक बुक है प्रॉब्लम प्रीमियर ऑफ ओलंपियाड। आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आईएमओ और इनमो के भी हो सकते हैं, और आईएमओ इनमो के वो क्वेश्चन जो बहुत छोटे क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट था, 2 या 3 लाइन के क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पीआरएमओ के बाद आरएमओ आप क्वालिफाई कर लेते हो देन यू कैन गो फॉर वन मोर बुक, दैट इज आर्थर एंजलन। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका नाम सुना होगा। दैट इज अ वेरी गुड बुक। मतलब आप अगर इस बुक को अच्छे से कर लेते हो तो आप आईएमओ भी बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। एंड फॉर कुछ वो बच्चों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसके आप मैथमेटिकल सर्कल की बुक ले सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि फर्स्ट यू डू दीज टू बुक्स, an excursion in mathematics, and second book is problem premier of olympiad. प्रॉब्लम प्रीमियर ऑफ ओलंपियाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप देखोगे पीआरएमओ के बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उनके काफी क्वेश्चन जो हैं वो इसी के क्वेश्चन से जस्ट थोड़ा डाटा को मॉडिफाई करके आएगा। और इस बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, बहुत पतली सी बुक है। आप इस बुक को जरूर करो। एंड सेकंड, आप एन एक्सकर्सन इन मैथमेटिक्स आप कर ही सकते हो। ठीक है, आईएमओ के जब भी आप क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है पीआरएमओ के लिए बन सकते हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसमें आप आईएमओ के हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 30 मिनट्स की प्रैक्टिस करो। और जो इनमो के क्वेश्चन है बेटा, वो उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम एटलीस्ट देना चाहिए। मतलब आप इनमो का अगर कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 आवर अपनी थॉट प्रोसेस को अपना डेवलप करने के लिए यू कैन डू। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें जो, तो हम सीधा सीधा शिफ्ट कर जाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के बेटा क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं उनको हम करने की कोशिश करते हैं जो काफी इजी क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी
be a quadratic polynomial in which a and b are integers given an integers and show that there is an integer m such that pn into pn plus 1 is equal to pm। बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। अगर हम इसको स्टार्ट करें बेटा तो क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले जो px दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत छोटा सा तरीका है और एक थोड़ा सा लेंथी अप्रोच है। जो छोटा तरीका है दैट इज मोर बेसिक। आप जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लिख रहे होते हो तो वहां पे आप क्या करते हैं बेटा, px उसके आपको रूट्स अगर अल्फा बीटा पता है तो आप उसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, आप ऐसा लिख सकते हो। तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी हो गई, माइनस ए, और अल्फा बीटा इज बी, दोनों इंटीजर्स है, इंटीजर है, दिस इज आल्सो इंटीजर। अब अगर आप पीएन, क्योंकि आपको पीएन की बात करनी है, तो व्हाट इज पीएन? पीएन बेटा यहां पे होगा आपका, जहां पे एक्स था उसकी जगह आप उठा के एन रख दोगे, तो एन माइनस अल्फा एन माइनस बीटा, कोई नई चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। सिमिलरली आपको बेटा क्या चाहिए, पीएन प्लस वन चाहिए, तो पीएन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस अल्फा एन प्लस वन माइनस बीटा। यहां तक कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो पी एन प्लस वन अल्फा एन प्लस वन माइनस बीटा। अब अगर बेटा यहां पे जो हमसे पूछा गया है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस पी एन इंटू पी एन प्लस वन। पी एन इंटू पी एन प्लस वन अगर आप निकालते हो तो यहां भी कोई मुश्किल काम नहीं है, एन माइनस अल्फा एन माइनस बीटा एंड दिस इज एन प्लस वन माइनस अल्फा एन प्लस वन माइनस बीटा। नाउ कम द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पेयरिंग कुछ अगर अच्छे से नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है। अब ऐसा तो आप करोगे नहीं कि इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्यों नहीं आप ऐसा करोगे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो फिर से आप क्वाड्रेटिक पे वापस चले जाओगे। तो आप सिस्टमेटिक करते हुए इस पहले क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर्स हैं या पहली जो इक्वेशन आपकी पीएन है उसको आप किसके साथ क्लब करोगे, पीएन प्लस वन के साथ। तो लेट अस कंसीडर दिस विद दिस एंड एन माइनस बीटा विद एन प्लस वन माइनस अल्फा। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अल्फा बीटा दोनों मिल जाएंगे आपको एक ही पार्ट के अंदर, और अल्फा बीटा अगर आपको मिल गया तो अल्फा प्लस बीटा को आप माइनस से क्लब कर सकते हो और अल्फा बीटा की जगह आप बी यूज कर सकते हो, ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो व्हाट इज पी एन इंटू पी एन प्लस वन, देखो अब ध्यान से बेटा, पी एन इंटू पी एन प्लस वन विल बी एन माइनस अल्फा इंटू एन प्लस वन माइनस बीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में आप लिखोगे एन माइनस बीटा और एन प्लस वन माइनस अल्फा को क्लब कर लो। तो अगर आप इन दोनों को क्लब करते हो बेटा तो फर्स्ट टर्म के अंदर आपका क्या आने वाला है, दैट यू विल गेट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन ए प्लस, आपके पास यहां से आ जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहला टर्म आपके पास है एन स्क्वायर, देन यू विल गेट एन एन माइनस एन बीटा माइनस एन अल्फा और माइनस अल्फा, यू विल गेट दीज टर्म्स, करेक्ट। अब फर्स्ट टर्म इज एन स्क्वायर, नेक्स्ट इज एन, देन एन बीटा, और उसके बाद आपके पास है अल्फा एन, देन माइनस अल्फा, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। अगर आप सेकेंड फैक्टर को भी देखोगे बेटा तो वहां भी आपके पास ऐसा ही कुछ आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन अल्फा माइनस बीटा एन माइनस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। अगर आप इन दोनों को क्लब कर देते हो तो आपके पास क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, आपने उसको क्लब कर दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ए प्लस वन एन प्लस बी माइनस अल्फा। अगर आप सेकेंड टर्म को अब ध्यान से देखो तो सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एन, है ना, सिंपल, प्लस बी माइनस बीटा। अब अगर आप फर्स्ट टर्म को देखो तो ये पूरा का पूरा बेटा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब ये कोई कांस्टेंट है और साथ में इंटीजर भी होगा, क्योंकि एन आपका इंटीजर था, ए भी इंटीजर था, बी भी इंटीजर था, तो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर हुआ तो हम इसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कि लेट दिस इज एम। तो दिस कैन बी रिटन एज एम माइनस अल्फा एम माइनस बीटा। अब बेटा ये क्या है, ये आप अगर ध्यान से देखो तो जहां एन लिखा है बस उसकी जगह उठा के आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एम सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इज पी एम। अब कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके लिए कोई बहुत इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। जी ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे
आपको बहुत टफ कॉन्सेप्ट कोई लगाना पड़ रहा है। सिंपल क्वाड्रेटिक का एक बेसिक सा क्वेश्चन था, या आपने क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको अल्फा बीटा अगर पता होते तो आप उसको फैक्टराइज करके लिख देते हो। और ये क्वेश्चन आपका पीआरएमओ का नहीं, आरएफओ का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो तो आप थोड़ा समझदारी के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि आपके पास एक इक्वेशन आपको दी हुई है, फाइंड ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स px such that x minus 1 का स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px plus 2 and x plus 1 का स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px minus 2। थोड़ा सा आप टाइम लो, आप सोचो उस क्वेश्चन को, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं। थिंक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, चैलेंज एंड थ्रिल यू कैन गो फॉर दैट बुक। किसी ने पूछा है कि डू वी डू चैलेंज एंड थ्रिल, इट इज अ गुड बुक। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप प्रॉब्लम प्रीमियर ऑफ ओलंपियाड अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि पीआरएमओ के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है इस टाइम, है ना। तो आप चैलेंज एंड थ्रिल एक ऐसी बुक है जो आप बहुत मतलब 8th क्लास से अगर आप स्टार्ट करो, आपने बिल्कुल बेसिक चीजें करना शुरू किया, देन यू कैन गो फॉर दैट बुक। क्योंकि पहले सिलेक्शन होना चाहिए ना पीआरएमओ। आप आरएमओ के टाइम पे ये सारे काम कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एनएफ टाइम बेटा, आप करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल px such that x minus 1 स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px plus 2 and x plus 1 का स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ px minus 2। तो करते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में इमिडिएटली आना चाहिए कि अगर फैक्टर होता है तो उस पे उसका वैल्यू फंक्शन का रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इफ x minus alpha, if x minus alpha divides a polynomial qx, अगर वो एक पॉलिनोमियल qx को डिवाइड कर रहा है, देन व्हाट इज द रिजल्ट कि q alpha is going to be 0। लेट px, क्योंकि उसने क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा है बेटा, तो लेट px इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर लेते हैं। थ्योरी का आपके पास, आप अगर प्रॉब्लम को कुछ का डाउट हो रहा है कि सर प्रॉब्लम प्रीमियर बहुत टफ हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आप अगर उसके क्वेश्चन, मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आज क्लास में डिस्कस भी कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो प्रॉब्लम प्रीमियर के क्वेश्चंस को करके आपको बहुत सारी थ्योरी का आइडिया मिल जाएगा। मतलब उसके क्वेश्चंस को करके आपको ना थ्योरी का आइडिया अपने आप लग जाता है। आप उसके सॉल्यूशंस देखो हाफ एन आवर ट्राई करने के बाद, तो आपको काफी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पी एक्स इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये डिवाइड हो रहा है बेटा किससे, सिंस x माइनस वन, सिंस x माइनस वन डिवाइड्स px प्लस टू, वो px प्लस टू को बेटा डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो px प्लस टू को डिवाइड कर रहा है तो व्हाट विल गेट कि x को अगर हमने 1 रखा तो x को 1 रखने पे आपके पास कितना बचने वाला है बेटा, p1 प्लस टू विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये आपके पास रिमाइंडर है तो p1 प्लस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दूसरी साइड देखो तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस टू। नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो P1 आपके P1 प्लस टू की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि आपका वहां पे वो Px प्लस टू को डिवाइड कर रहा था। तो P1 प्लस टू इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो अब हम बेटा आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्योंकि हमें ABCD को एक साथ तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते, तो सिस्टमेटिकली एक एक करके एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आपकी जो इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, वहां पे ABCD अभी अननोन है, एक एक करके आपको इनको एलिमिनेट करना होगा। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं थोड़ा समझदारी दिखाता हूँ, कांस्टेंट को हटाता हूँ। क्योंकि कांस्टेंट को हटाने से क्या फायदा होने वाला है कि जो ए की टर्म होगा उसको मैं ए एक्स क्यूब के साथ क्लब कर लूंगा, और जो एक्स बी का टर्म होगा उसको बी एक्स स्क्वायर के साथ क्लब कर लूंगा, और सिमिलरली वी कैन डू विद सी। तो यहां से डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं बेटा। तो दैट इज माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस टू, है ना। अब अगर आप इसको पी एक्स पे क्लब करते हो तो व्हाट इज पी एक्स, पी एक्स विल बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब बड़ा आसान हो जाएगा, देखो माइनस बी माइनस सी माइनस टू, आपने डी की वैल्यू क्लब कर दी। जो मैं कह रहा था उसको आप ध्यान से देखो, ए एक्स क्यूब के साथ आप किसको क्लब कर सकते हो, ए को क्लब कर सकते हो। तो अगर आपने क्लब किया तो व्हाट इज दिस वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस वन। आपने अगर बी को सेपरेट किया तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। कितना अच्छा सा एक्सप्रेशन बन गया, सी एक्स माइनस वन
सी के साथ आपका x माइनस वन आ गया -2। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पूरे के पूरे इस एक्सप्रेशन से आपके पास क्या चीज कॉमन आ जाएगी बेटा? अगर आप इसको px प्लस टू की वैल्यू अब आप करते हो तो व्हाट विल बिकम px प्लस टू, ये 2 जो है राइट साइड में चला जाएगा। तो px प्लस टू की वैल्यू बेटा यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस वन कॉमन हो गया। तो अगर आप x माइनस वन को कॉमन लेते हो, दिस इज व्हाट a, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आपने फैक्टराइज कर दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वन को, और प्लस का बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी। अब क्या इंटरेस्टिंग है, आपका x माइनस वन तो फैक्टर हो गया, बट आपके पास फैक्टर क्या था? आपके पास तो फैक्टर x माइनस वन का स्क्वायर था ना, यानी कि अभी एक फैक्टर का काम हो गया है x माइनस वन का। अब आप ये डिवाइड हो रहा है, सिंस x माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड्स व्हाट, इट डिवाइड्स पी एक्स प्लस टू, ये पी एक्स प्लस टू को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक्स माइनस वन किसको, एक्स माइनस वन शुड डिवाइड, एक्स माइनस वन शुड डिवाइड व्हाट, वो किसको डिवाइड करना चाहिए? एक फैक्टर एक्स माइनस वन बाहर निकालो, दूसरा फैक्टर क्या बचा? दैट फैक्टर इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी, यानी कि एक्स माइनस वन डिवाइड करना चाहिए किसको? ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां से व्हाट यू विल गेट, आप एक्स को वन रखो तो पी वन प्लस टू विल बी जीरो, यानी कि ए के साथ बेटा यहां थ्री आ जाएगा, तो थ्री ए प्लस अगला टर्म दैट इज टू बी प्लस सी इज आल्सो जीरो। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास ये सेकेंड हो गई बेटा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास थी 1 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन तो आ गई, अब हमने इसका यूज कर लिया। सिमिलरली व्हाट यू कैन डू, अभी हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो 4 वेरिएबल्स थे, अभी हमारे पास दो इक्वेशन आई, तो दो इक्वेशन और बन सकती है। कैसे बन सकती है कि x प्लस वन का स्क्वायर जो है वो आपका डिवाइड करेगा किसको, पी एक्स, पहले माइनस प्लस था अब यहाँ पी एक्स माइनस, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सिमिलर थिंग आप यहां पे भी करोगे बेटा, तो आप अगर पी एक्स, आप पहले काम वही करो, पहले हमने किससे डिवाइड किया था, x माइनस वन से किया था। तो जो x माइनस वन का स्क्वायर का फैक्टर था उसको दो बार यूज किया था, पहली बार हमने x माइनस वन करके यूज किया था, दूसरी बार x माइनस वन का स्क्वायर करके यूज किया। क्यों? क्योंकि वी नीड फोर इक्वेशन। अगर x माइनस वन स्क्वायर डायरेक्टली हम यूज कर लेते तो उससे हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही होती, जबकि हमें यहाँ पे दो इक्वेशन की, फोर इक्वेशन की जरूरत है। तो अगर आप px माइनस टू का यूज करते हो तो अब आपके पास फिर से वो x माइनस वन से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, px माइनस टू विल बी इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टू। अब आप जब x इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे रखोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो अब आप फिर से यहाँ पे इस चीज को फिर से आप यूज कर सकते हो, एंड देन व्हाट यू विल डू कि अब आप पी एक्स माइनस टू में ये वाली चीज यूज कर लोगे। तो पी एक्स माइनस टू में जब आप यूज करने जाओगे तो इसको रीअरेंज करो, तो यहाँ से d की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी प्लस सी प्लस टू, माइनस टू ये प्लस टू हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे तो पी एक्स माइनस टू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और आपने d की जगह क्या रखा, a माइनस बी प्लस सी, और टू तो दूसरी साइड चला गया। आप फिर से क्लब करो तो यहां से जाए a एक्स क्यूब प्लस वन प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस वन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से x प्लस वन का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, और फिर से वही सारी कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, अब x प्लस वन डिवाइड्स, x प्लस वन किसको डिवाइड कर रहे हैं, दैट डिवाइड्स ए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब होने वाला है कि हम यहाँ पे सेटिस्फाई करें, तो आप x को आपने वन रखा, तो यहां से आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटा, यू विल गेट थ्री ए माइनस टू बी प्लस सी
is equal to 0. So now this is a fourth equation. आपके पास ABCD में चार इक्वेशन मिल गई, you can solve this. तो अगर सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो B is equal to D is equal to 0 and C is equal to -3. तो आपके पास जो px आ जाएगा that will be equal to x cube minus 3x. अगेन द क्वेश्चन वाज नॉट टफ, लेकिन आपकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको 4 वेरिएबल्स थे, लेकिन आपके पास जो फैक्टर उसने दिए हुए थे वो आपको दो फैक्टर दिए हुए थे कि x माइनस वन स्क्वायर भी डिवाइड करे और x प्लस वन का स्क्वायर भी डिवाइड करे एक दूसरे पॉलिनोमियल को, px प्लस टू और px माइनस टू को. तो आपने समझदारी क्या दिखाई कि आपने एक बार x माइनस वन को फैक्टर यूज किया, एक बार आपने x माइनस वन के स्क्वायर को फैक्टर यूज किया. सिमिलरली आप x प्लस वन के साथ भी वही काम किया. एक बार आपकी अप्रोच फिक्स्ड हो गई, अगर आपको ये x माइनस वन वाली बात क्लियर हो गई तो आपको फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो दिस वाज नॉट ए टफ प्रॉब्लम अगेन. तो हम फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है. मतलब ये आपका, आप सोचो पीआरएमओ का, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन, इस जैसा क्वेश्चन अभी आपने कुछ ने नाम सुना होगा अगर पीआरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो. पुतनाम ओलंपियाड का आपने कुछ नाम सुना होगा और कुछ लोगों ने स्विस ओलंपियाड का भी नाम सुना होगा. 2017 में स्विस ओलंपियाड के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है और ये क्वेश्चन अपने ओलंपियाड में, ये कभी पहले आईएमओ के एग्जाम में भी आ रखा है. इसके अलावा पुतनाम ओलंपियाड में भी इसको मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा गया है. अब क्वेश्चन जो है वो मतलब ऐसे देखने में लगेगा कि अरे सर ये तो बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है कि अगर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन लेट एस एन डिनोट द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एन. और उसने साथ में बता भी दिया कि अगर आप एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर, आप एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने जा रहे हो तो अगर आप एन को टू रखते हो तो आपके पास थ्री पेयर्स ऐसे मिलने वाले हैं. वो आप निकाल भी सकते हो कि अगर आप x और y की कुछ वैल्यू रखो और उसके करस्पॉन्डिंग, आपने बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन बाई टू अगर होता है तो x और y के आपके पास कितने ऑर्डर पेयर होंगे, थ्री. और ये सब लोग निकाल सकते हो तो इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आप x और y की वैल्यू रख के वहां पे बहुत आसानी से आप तीन ऑर्डर पेयर निकाल लोगे. अब उसने क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर व्हिच sn इज इक्वल टू 5. अब इस क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो उसपे तो आपको sn इज इक्वल टू 5 निकालना है. एक और क्वेश्चन प्रूफ करना था, उसके अंदर आपको प्रूफ करना था कि वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा. जो आपका n है, that n square that should be in the form of, जो क्वेश्चन स्विस ओलंपियाड ने पूछा था वहां ये बात पूछी थी कि n स्क्वायर जो है, एन स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए. तो अभी जैसे एन स्क्वायर ए इंटू बी मैं लिख रहा हूं तो वो आपको लगेगा कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वहां पे आपको प्रूफ करना था कि एन एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा तभी उसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस मिलेंगे. तो अब करते हैं इसको. तो अगर आप ध्यान से देखो तो x आपका ग्रेटर होना चाहिए n से और y भी ग्रेटर देन n होना चाहिए, क्योंकि आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो दो क्वांटिटी, जब दो लार्ज क्वांटिटी को का रेसिप्रोकल लोगे तो उनका समेशन स्मॉल बन जाएगा. ठीक है. तो दैट इज व्हाई व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हमारे पास इक्वेशन है वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एन, तो यहाँ पे x शुड बी ग्रेटर देन n एंड y शुड बी ग्रेटर देन. बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आप दो लार्जर क्वांटिटी के रेसिप्रोकल को ऐड करोगे तो आपको n मिल सकता है. ठीक है, परफेक्ट. अब आगे चलते हैं कि जो हमारे पास x ग्रेटर देन n और y ग्रेटर देन n आया, इससे क्या फायदा हुआ. इससे ये एडवांटेज हुआ कि x जो है वो n प्लस समथिंग रहा होगा. अब कोई कहेगा सर ये क्यों कर रहे हो आप, तो इसका लॉजिक क्या है. इसका लॉजिक ये है कि अगर आपने x को n प्लस a लिखा तो उससे ये एडवांटेज होगा कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में कहीं भी आपको n विजिबल नहीं था, अब आपकी इक्वेशन n में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. सिमिलरली व्हाट यू कैन डू कि y भी एक n प्लस समथिंग होगा. तो अगर आप ये चीज यहां पे यूज करते हो तो व्हाट यू विल गेट वन अपॉन n प्लस a प्लस वन अपॉन n प्लस b इज इक्वल टू वन बाई n. ठीक है. नाउ वी सॉल्व दिस. तो n प्लस b प्लस n प्लस a इज इक्वल टू इनटू n इज इक्वल टू, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग न्यू.
n प्लस ए एन प्लस बी। तो इसमें सोचने वाला स्टेप सिर्फ यही था कि x को हम ट्रांसफॉर्म कर x और y को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? n प्लस ए एंड n प्लस बी की फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर प्लस n टाइम्स b प्लस n स्क्वायर प्लस a इंटू एन इज गोइंग टू बी n स्क्वायर प्लस ए एन प्लस बी एन प्लस ए बी। ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आप जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ए एन कैंसिल आउट हो गया, बी एन कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट यू लेफ्ट विद? यू लेफ्ट विद एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने वहां पे लिखा भी था कि अगर एन स्क्वायर आपका ए बी हुआ तो आप ए और बी बेसिकली है क्या? ये दो फैक्टर्स है ना, दो फैक्टर्स हैं, या आप बोल सकते हो ये दो डिवाइजर्स हैं उस नंबर के। तो एन स्क्वायर जो है वो दो फैक्टर्स में स्प्लिट हो रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि आपका एन जो नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, एन का फॉर्मेट अगर आप किसी भी नंबर का फॉर्मेट कहोगे तो वो किस फॉर्म में होगा? वो कुछ प्राइम नंबर की कुछ पावर्स की फॉर्म में होगा। उसको फैक्टराइज अगर आप करोगे प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में तो वो कुछ इस तरह से आएगा। P1 पावर अल्फा 1, P2 पावर अल्फा 2, P3 पावर अल्फा 3 टिल ये चीज आगे ऐसे कंटिन्यूशन में जाएगी। कुछ नया नहीं है इसमें। अब अगर मैं इसके डिवाइजर्स के फैक्टर्स कहूं कि एन स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे, तो जब आप एन स्क्वायर करोगे तो P1 पावर 2 अल्फा 1 हो जाएगा, P2 पावर 2 अल्फा 2 हो जाएगा, P3 पावर 2 अल्फा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से वो कंटिन्यूशन में जाएगा। मान लेते हैं कि लास्ट में भी एंड कर देते हैं। लेट दिस इज अल्फा के, तो पी के अल्फा के। तो आप डी एन स्क्वायर के अगर फैक्टर्स निकाल रहोगे तो आपके पास कितने डिवाइसेस आ जाएंगे बेटा? 2 अल्फा 1 प्लस 1। ये आपने पीएनसी में सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। 2 अल्फा 2 प्लस 1 टिल 2 अल्फा के प्लस 1 ऐसा होगा। ठीक है। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें, अपने पास जो क्वेश्चन में पूछा गया वो ये पूछा गया कि एस एन जो है वो 5 आने वाला है। तो अगर एस 5 हम देखें तो 5 एक प्राइम है, यानी कि उसके अलावा कोई और नंबर वहां पे डी एन स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। तो 5 कैसे आ सकता है? 5 तभी आ सकता है जब आपका n का फॉर्मेट क्या हो बेटा, कि एक प्राइम फैक्टर हो। क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा नंबर प्रोडक्ट में आ गए तो वो मल्टीप्लाई करके कभी 5 नहीं बना सकते, क्योंकि 5 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी अच्छी हो गई कि हमारे पास जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वहां पे क्लियरली वो नंबर एक प्राइम नंबर ही हो सकता है। और प्राइम नंबर के साथ वो प्राइम नंबर की पावर 2 होनी चाहिए। क्यों 2 होनी चाहिए? अगर आपकी पावर 2 हुई तो एन स्क्वायर के पास जो आपकी पावर जाएगी दैट विल बी पी पावर 4। अब अगर आप इसके डिवाइसेस निकालोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो 4 आने वाला है। यानी कि एन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? पी स्क्वायर होना चाहिए, जो कि स्विस ओलंपियाड का क्वेश्चन था कि एन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन तो और टफ है। अपने क्वेश्चन में तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर जैसे ही आया, अब हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। थस इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा पी स्क्वायर, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। पी इज ए प्राइम नंबर। तो p आपका एक प्राइम नंबर होगा। तो दिस इज आंसर कि अपने पास n शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ p स्क्वायर वेयर p इज अ प्राइम नंबर। तो उस केस में sn की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी 5। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। प्राइम नंबर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगी, और एक प्रॉपर्टी ये भी लगी कि अगर हम इक्वेशन में n में इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म हमने किया था, तो ट्रांसफॉर्म करने का लॉजिक, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करते टाइम हमने व्हाट वी डिड कि हमने ट्रांसफॉर्म करते टाइम एक चीज को फॉलो किया कि 1/x प्लस 1/y अगर 1/n है तो इसका मतलब है कि अपने पास जो x और y हैं वो दोनों n से क्या होने चाहिए? वो दोनों n से ग्रेटर होना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन n, y इज आल्सो ग्रेटर देन। और जैसे ही हमने स्टेटमेंट लिखा, क्योंकि ये इंटीजर्स थे, तो हम ऑटोमेटिकली x को लिख सकते हैं n प्लस ए, और y को क्या लिख सकते हैं? n प्लस p। और जैसे ये लिखा, बस अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से अब n में ट्रांसफॉर्म हो गया। n में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके बाद तो आप प्राइम नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को आपने यूज किया। ठीक है, चलो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि डिटरमाइन ऑल नॉन नेगेटिव
बेटा अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर थ्योरी और कुछ का डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके लिए हम एक सेपरेट टॉपिक रख सकते हैं। पहले आप टॉपिक पे कंसंट्रेटेड रहोगे तो देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल। कि आप अगर सेशन में आए हो तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेशन के अंदर जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उनको फॉलो करो, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप मतलब इररिलेवेंट चीजें अगर करोगे कि हम पीएनसी का कोई क्वेश्चन दे दिया या ये दे दिया, मतलब वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब मैं सॉल्व करके उसको दे दूंगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आप जिस चीज के लिए आया हो कि हम नंबर थ्योरी और नंबर थ्योरी के अलावा हम कुछ पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, या नंबर थ्योरी और इक्वेशन को मिला के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उसके अंदर अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन डेफिनेटली टेल मी। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई माइनस सेवन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 11th क्लास में आप जेई के जैसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो उस जैसा फॉर्मेट ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। हम इस कॉन्सेप्ट को जेई के क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है, जो ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पीआरएमओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मतलब पीआरएमओ के लिए आप ज्योमेट्री को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते कि पीआरएमओ में नंबर थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ज्योमेट्री, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर नंबर थ्योरी का एप्लीकेशन हो रहा होगा। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो वहां पे भी ज्योमेट्री लग रही होगी, नंबर थ्योरी पे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ रहे होंगे। लेकिन अब अगर आरएमओ की आप बात कर रहे हो तो आरएमओ के लिए डेफिनेटली ज्योमेट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर टॉपिक। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर आप जिनके सिलेक्शन हो रखे हैं, जिन स्टूडेंट के सिलेक्शन हो रखे हैं, अगर उनसे बात करोगे तो वो क्लियरली आपको स्टेट करेंगे कि हम ज्योमेट्री आसानी से कर ले इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आप पीआरएमओ के लिए आप नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री में नंबर थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि पीआरएमओ इज अ बेसिक एग्जाम, मतलब वहां पे आपको कोई बहुत बड़ी थ्योरम्स नहीं लग रही होती, वहां पे आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मैं मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसमें कोई बहुत बड़ा, मेरा एक पर्पज इस क्लास का ये भी है कि आपको ये चीज रियलाइज हो कि दिस पीआरएमओ इज नॉट टफ एंड दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम जेई प्रिपरेशन। जेई प्रिपरेशन से एक या दो टॉपिक आप अलग कर सकते हो, अदरवाइज इस पीआरएमओ के टॉप की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मैथ्स में एक बहुत अच्छा बेस प्रिपेयर हो सकता है जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो जेई में भी इसका एडवांटेज होने आया, लेकिन आरएमओ के लिए हम ये बात बिल्कुल नहीं कह सकते। आरएमओ में कुछ टॉपिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राफ थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसका जेई में कहीं पे कोई नाम नहीं आता है। ठीक है, नंबर थ्योरी आप धीरे धीरे बेटा अंडरस्टैंड कर जाओगे कि नंबर थ्योरी में आपको क्या क्या करना है। मतलब जैसे जैसे आप वीएमसी की क्लासेस अटेंड करते रहो, यूट्यूब पे जो भी सेशंस हो रहे हैं, यूट्यूब के जो सेशंस है उनको आप लाइक करो जिससे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, जो भी यहाँ पे कुछ नया चीज हो रही है वो आपके पास इंफॉर्मेशन जाती रहे। और आप जो वीएमसी का यूट्यूब चैनल है आप उसको फॉलो अप करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेटर चीजें मिलने वाली है इस चैनल के ऊपर। मतलब पहले वीएमसी कभी भी पीआरएमओ आरएमओ के ऊपर फोकस नहीं था, बट नाउ वी आर रियली फोकस्ड ऑन पीआरएमओ आरएमओ, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो आप सब लोगों को डेफिनेटली पीआरएमओ आरएमओ के लिए बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पेयर्स एक्स वाई फॉर विच एक्स वाई माइनस सेवन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। तो अगर आप इस इक्वेशन को, पहले तो एक्स फाइव माइनस सेवन का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर ही ब्रेक करोगे, क्योंकि आप रीअरेंज करोगे इक्वेशन को। आप रीअरेंज अगर करोगे इसको, हाँ बेटा बिल्कुल क्लियर, योर आंसर इज करेक्ट। मतलब बिल्कुल यही करने वाले हैं हम। तो कर लेते हैं हम जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49। कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया, दिस इज वेरी गुड बेटा। आपके पास यहाँ 14xy आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर। तो आप रीअरेंज करोगे तो फिर से कुछ स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि स्क्वायर बनाने से क्या फायदा होगा। ये आपके पास जो 4xy था, आप उसको 14xy था, वहां से आप एक क्लब कर लो 12xy, और जो ये 49 था वहां से आप सेपरेट कर लो 36। तो दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक 30। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सो दिस इज एक्स वाई माइनस 6 का स्क्वायर। मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा बेटा, प्लस 13 इज इक्वल टू, मैं सिर्फ एक आइडिया दूंगा, दिस इज एक्स माइनस वाई। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये दो फैक्टर में स्प्लिट हो गया। तो अगर दो फैक्टर में स्प्लिट हो गया तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6 का स्क्वायर, ये स्टेप एक कॉमन स्टेप है जब भी आप किसी 2 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो, 2 वेरिएबल इक्वेशन को, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये 13 अगर आपको देखोगे तो 13 इज ए प्राइम नंबर।
और प्राइम नंबर अगर आपके पास कभी भी जनरेट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पीआरएमओ क्वेश्चन के अंदर कभी ना कभी पीआरएमओ के अंदर प्राइम नंबर जनरेट हो रहा होता है, तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब वहां पे हम बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 30। अब 13, अब राइट साइड में अगर आप देखोगे तो एक ही फैक्टर आपको दिख रहा है 13, क्योंकि वो तो प्राइम नंबर है। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां आपके दो फैक्टर्स है, एक एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स है और दूसरा फैक्टर ये है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड में भी दो फैक्टर होने चाहिए, तो सेकंड फैक्टर हम वन कह देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, आप तो सब कर सकते हो आई थिंक, तो मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स इज 30, और साथ में एक्स फाइव एक्स माइनस एंड एक्स वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन, दिस इज केस वन। तो आप किसके लिए सॉल्व कर सकते हो बेटा, एक्स माइनस वाई को एक टर्म ले लो, एक्स वाई को सेकेंड टर्म ले लो, तो आप इसको एक्स माइनस वाई और एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लोगे, फिर आप एक्स प्लस वाई निकाल सकते हो, तो वहां से आपके पास एक्स एंड वाई आ जाएगा। दिस इज केस वन। केस टू इज गोइंग टू बी व्हाट, केस टू इज गोइंग टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स is equal to 1 and x minus y minus xy plus 6 is equal to 13. You can solve this for x and y, ठीक है, तो आई थिंक कर लोगे, तो यहां से आप x and y फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं बेटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आप में से किसी ने अगर आरएमओ के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आरएमओ के पेपर्स अगर आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, तो कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा। मेरा इस क्वेश्चन को सिर्फ आज के सेशन में बताने का पर्पज ये है कि पीआरएमओ में भी कई बार बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप पीआर आरएमओ में सॉरी आरएमओ में अगर आप देखोगे तो दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो अगर आपने आरएमओ के लिए प्रिपरेशन की है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके मन किया उठा के करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं आरएमओ के, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जो लॉजिक लग रहा होता है ना, वो आप बहुत कम चीजें स्टडी करके, लेकिन प्रॉपर स्टडी के साथ वो चीजें आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन एक वैसा ही क्वेश्चन है। 2016 आरएमओ 2016 का ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नेचुरल नंबर्स कंटेनिंग only the digits 1 2 3 are there in which 3 occurs exactly twice and the number is divisible by 9। तो अगर नंबर बेटा 3 से 9 से डिविजिबल होना है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे, एस एन लेट एस एन बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, एस एन बी द सम ऑफ डिजिट्स, एस एन बी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, ठीक है। देन एस एन, देन आप क्या लिखोगे कि जो नंबर है उसको आप उसकी डिजिट्स का अगर आप उसने सम निकाला एस एन, तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, एस एन कॉन्ग्रेस मॉडुला 9, ठीक है। एस एन जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, उसी को कांग्रेस मॉडुला की फॉर्म में हमने लिख दिया है कि एन कोई नंबर है, उसकी डिजिट्स का जो सम है एस एन, दैट शुड बी कांग्रेस मॉडुला ऑफ 9। तो अपना एस एन यानी कि डिविजिबल ऑफ 9 होना चाहिए। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें, ऑब्जर्वेशन से अगर हम देखें, तो उसने ये कह रखा है कि 3 occurs exactly twice, 3 occurs exactly twice, तो what does it mean, इसका मतलब है कि अगर 3 exactly 2 टाइम्स occur कर रहा है, तो आपका यहां पे बेटा क्या चीज फिक्स हो गया कि 6 तो एटलीस्ट आने ही वाला है, 6 तो आपके पास वहां सम में आने ही वाला है। अब आप व्हाट यू विल डू कि अब आपके पास जो नंबर्स वहां पे अवेलेबल हैं 1 2 3, उसमें अगर आप सबसे छोटा सम भी निकालने की कोशिश करोगे, तो सारे जो आपके पास, क्योंकि आप 6 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे हैं तो दो डिजिट फिक्स हो चुके हैं, तो हाउ मेनी डिजिट्स यू नीड 4 मोर डिजिट्स 6 डिजिट नंबर फॉर्म करने के लिए। तो अब आपके पास सबसे छोटा जो सम हो सकता है वो कितना हो सकता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि 6 डिजिट नंबर जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 डिजिट्स 3 हैं, वहां पे हमारे पास जो लीस्ट सम हो सकता है, लीस्ट सम कैन बी व्हाट, इट कैन बी 10। एंड व्हाट इज हाईएस्ट सम, तो अगर आप हाईएस्ट सम निकालोगे, तो हाईएस्ट सम में आप क्या करोगे,
हाईएस्ट सम में अगर एग्जैक्टली 2 डिजिट्स हो चुके हैं यानी कि 3 तो आ नहीं सकता, अब कौन आ सकता है, तो 2 ही आ सकता है, तो आपके पास 3 प्लस 3 और जो 1 था वहां पे बस अब 2 आ जाएगा बेटा। तो आपने 4 इंक्रीज कर दिया सम को, तो दिस सम इज 14। यानी कि जो आपकी एसएन की वैल्यू है, एसएन की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक मूव कर सकते हैं, इट कैन चेंज फ्रॉम 10 टू 14। तो अगर एसएन आपका 10 टू 14 जा रहा है, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि 10 टू 14 में जब हम 9 से डिविजिबिलिटी की टेस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। बट 10 टू 14 के अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसका सम कैन बी डिविजिबल बाय व्हाट, 9। तो अगर 9 से सम डिविजल हो ही नहीं सकता, हमारे पास जो एसएन की वैल्यू आ रही है वो 10 टू 14 आ रही है, लेकिन हमारा 10 टू 14 के अंदर कोई भी सम ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता जो 9 से डिविजल होना चाहिए, हो सकता है, तो कितने नंबर्स बनेंगे, सो नो सच नंबर एग्जिस्ट, नो सच नंबर एग्जिस्ट। तो अगर आप सोचो, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा था ही नहीं। मतलब आप देखो, आपको सिंपल नंबर थ्योरी की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी, और आरएमओ 2016 का ये क्वेश्चन है, आरएमओ 2016। तो एसएन मतलब आपको सिर्फ किस चीज की जरूरत थी कि एक तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 चाहिए था, और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 के बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको रिक्वायर्ड थी, दैट वाज व्हाट, कि हमारे पास अगर दो डिजिट एग्जैक्टली 3 फिक्स हो गई तो व्हाट वी नीड, वी कैन फाइंड मिनिमम सम एंड मैक्सिमम सम। जैसे ही वो मिला उसके बाद हमने 9 से डिविजिबिलिटी चेक की, तो 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं था, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन हम लास्ट ईयर का पीआरएमओ का लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डिफरेंट जगह वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ सॉल्व किया हुआ है। 20x प्लस 19 बाई एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, कि आपके पास दिया हुआ है कि आपका x रैशनल है, आपके सॉरी, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है क्या, कि आपके पास 20x प्लस 19 बाई एक्स जो है वो रैशनल है, दिस इज गिवन एज रैशनल, ठीक है, दिस इज रैशनल। इसके बाद उसने एक स्टेटमेंट और कहा, x पर 5 इज आल्सो रैशनल। तो 20x प्लस 19 बाई एक्स रैशनल था, x पर 5 इज आल्सो रैशनल। पाथ फाइंडर आप ले सकते हो, पाथ फाइंडर के अंदर कुछ लेकिन पाथ फाइंडर के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखो ना, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो ओलंपिया प्रीमियर, प्रीमियर जो मैं बुक बता रहा था आपको, ओलंपियाड प्रीमियर, उसके अंदर से ही क्वेश्चंस उसने उठा के अच्छे क्वेश्चंस पाथ फाइंडर के अंदर लिखे हुए हैं। और पाथ फाइंडर एक बहुत मोटी बुक है, आप उसको करने जाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगा, मतलब आपको बहुत सारी चीजें, अगर आपके पास कोई मोटी बुक दे दी जाए तो आपको उसको करने में पहली बार उसको स्ट्राइक करने के लिए कि हाँ मैं इसको करना शुरू करता हूँ, तो उसके लिए आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम प्रीमियर फॉर ओलंपियाड जो है उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, और अगर आपको इसके क्वेश्चंस का ऑर्डर देखोगे तो वो बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर है, उसके अंदर आप बेसिक क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज कराया गया है, और उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को एक प्रॉपर कैटेगराइज किया हुआ है, मतलब कोई भी क्वेश्चन रेंडम नहीं है, सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को करने से आपको थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो दोनों ही बुक में दे रखा है, ठीक है। हाँ, पाथ फाइंडर फॉर पीआरएमओ न्यू बुक एक आई है, वो प्रशांत जैन आई थिंक कोई है, उनकी वो बुक है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको पीआरएमओ के लिए बहुत सारी बुक करने की जरूरत है, आप ले सकते हो अगर आपका मन है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ पीआरएमओ के लिए आप कम से कम बुक पढ़ो, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पीआरएमओ के क्वेश्चन है, आरएमओ के क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व कर लो, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपना बेस प्रिपेयर करो, बेस प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उनको प्रॉपरली पढ़ो, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनसे जो चीजें आप सीख रहे हो उनको अच्छे से पढ़ो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल आप अपने पास रखो, क्योंकि आपको स्कूल भी मैनेज करना है, जेई की प्रिपरेशन भी मैनेज करनी है, तो दोनों चीजें अगर आपको मैनेज करने करते हुए चलना है तो आप अपने ऊपर लोड कम रखो और एंजॉय करो, पीआरएमओ की प्रिपरेशन को एंजॉय करो। ये बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इसमें पढ़ रहे हो, ऐसा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप आरएमओ के लिए बिल्कुल एक्सटेंसिव स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉट फॉर पीआरएमओ, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 20x प्लस 19 बाई एक्स रैशनल है, x पावर 5 इज आल्सो रैशनल। तो अब हमें उसने क्वेश्चन में प्रूव करना था, प्रूव दैट
x is also rational. ठीक है, we need to this. तो इसके लिए बहुत सिंपल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, आपने कुछ भी सॉल्यूशन देखा हो, मैं जो सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं बहुत आसान सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। 20x प्लस 19/x, मान लेते हैं कि ये कोई रैशनल नंबर, लेट दिस इज k। ठीक है, वेयर k बिलोंग्स टू ए रैशनल नंबर। अब आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो, तो 20x² माइनस की एक्स प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक। तो अब जब आप x की बात करो तो x फाइंड कर लो। x अगर आप निकालोगे तो x आप आसानी से निकाल सकते हो। व्हाट इज गोइंग टू बी x? x इज k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k² माइनस 80 into 90 and divided by 40. So first term k by 40 plus minus under root k² minus 80 into 90 by 40. तो अब अगर आप देखो तो k तो आपका k तो ऑलरेडी k क्या है? k इज ऑलरेडी रैशनल नंबर। तो आपको किसको रैशनल प्रूफ करना है? ये जो सेकेंड पार्ट है, यू नीड टू प्रूफ कि ये भी रैशनल होने वाला है। ठीक है, ये भी रैशनल होने वाला है। हाँ, पीआरएमओ के लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत समझदारी से रिसोर्सेस को सिलेक्ट करना होता है। पीआरएमओ पे अगर जाओगे तो हर टीचर आजकल पीआरएमओ पे मटेरियल बनाने लगा है, मैं भी बना रहा हूँ, बहुत सारे और भी टीचर्स बना रहे हैं। लेकिन आपको बहुत समझदारी के साथ करना है कि जिस जिस टॉपिक जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका पढ़ाया वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू आर गोइंग टू, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लो, सबको देखना शुरू कर दो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और आपके पास टाइम है नहीं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जिनको सही में पीआरएमओ आरएमओ में क्वालिफाई होना है, क्योंकि ये चीज ऐसे ही नहीं है कि हाँ किसी ने भी कुछ भी पढ़ा दिया, वो सबके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, हर कोई इंटरनेट पे सॉल्यूशन दे रखे हैं। आप इनफैक्ट जो आरएमओ के सॉल्यूशन है वो तो उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वहां से सॉल्यूशन उठा के आप सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मतलब दिस इज नॉट ए टफ टास्क, लेकिन आप वो सोर्स मतलब आपको वो सोर्स यूज करना है जिससे आपको लग रहा है कि मोस्ट बेनिफिट हो रहा है। आप अपने टीचर्स की सजेशन ले सकते हो, जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो, यू कैन डेफिनेटली मतलब। और कुछ लोगों को ये मतलब पूछ रहे होंगे कि सर आपने पीआरएमओ क्वालिफाई किया है कि नहीं किया? तो आई एम नॉट क्वालिफाइड पीआरएमओ, मतलब मैंने कोई पीआरएमओ क्वालिफाइड नहीं किया, लेकिन मैं लास्ट 10 ईयर से पीआरएमओ की प्रिपरेशन में मेरे पढ़ाए हुए काफी बच्चे आरएमओ भी क्वालिफाई कर चुके हैं और इनफैक्ट इनमो भी दे इन आईएमओ के लिए अपियर हो चुके हैं। लेकिन आप ये सोचो कि मतलब मैं ये कहूं कि मतलब इंपॉर्टेंट ये है, फिर से मैं बोलूंगा कि मेरे पढ़ाना, मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको अंडरस्टैंडेबल है, देन देयर इज अ पॉइंट टू अटेंड दिस सेशन और एनी अदर सेशन ऑफ माइंड। ठीक है, अब कोई टीचर किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कोई दूसरा टीचर किसी और दूसरे के लिए नहीं अच्छा हो सकता। ठीक है, चलो इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में k by 40 is rational, under root of k² minus 80 into 19 divided by 40 is rational। ठीक है, तो अब आपका मेन फोकस इसी के ऊपर है। तो लेट फर्स्ट पार्ट को बेटा हम अल्फा कह देते हैं और सेकंड पार्ट को बीटा कह देते हैं। अब यहां पे हम दूसरी चीज को यूज करने वाले हैं, दैट इज व्हाट x पावर 5 is also rational। if x पावर 5 is rational, then x पावर 5 is what? अल्फा प्लस माइनस बीटा। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस को भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ ये जो प्लस माइनस के साथ टर्म था उसको मैं प्लस कह देता हूँ। ठीक है, तो हम मैं, क्योंकि अगर प्लस वाला होगा तो माइनस वाला भी अपने आप हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। दिस वॉज द मेन ट्रिक इन दिस क्वेश्चन कि आप एक्स पावर 5 को अल्फा प्लस, हाँ राजीव मनोचा भी ठीक बुक है, अल्फा प्लस बीटा पावर 5 है। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे बेटा तो 5c0 अल्फा पावर 5। अब थोड़ा तो आपको पता होगा पीएनसी, आई एम अंडरस्टैंड, मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये वाली चीज पता होगी, है ना। एक्सपेंशन काफी लोगों को आता होगा। तो अल्फा पावर 4 बीटा, आप दो वेरिएबल के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो, एक की पावर को आप रिड्यूस करो और दूसरे की पावर को इंक्रीज करो, टोटल पावर हमेशा 5 रहनी चाहिए। 5c2 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, आप बीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो 5c3 अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 2 और उसके बाद आपके पास बीटा क्यूब प्लस 5c4 अल्फा इंटू बीटा पावर 4
प्लस 5c5 बीटा पावर 5। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा। तो दिस टर्म, क्योंकि अल्फा वाज ऑलरेडी रैशनल, सो दिस इज रैशनल। अगर मैं अंदर वाली क्वांटिटी की बात करूं बेटा, वो ऑलरेडी रैशनल है, क्योंकि k इज रैशनल। रूट होने की वजह से वो रैशनल नहीं दिख रहा है हमें। तो अगर मैं यहां बात करूं, दिस इज आल्सो रैशनल, दिस इज आल्सो रैशनल। तो अब आपके पास जिनमें डाउट है, तो रैशनल वाला जो पार्ट है उसको मैं अलग कर देता हूं, लेट दिस इज रैशनल। और प्लस हम बाकी पार्ट की बात करते हैं। बाकी पार्ट कौन सा? दिस इज 5c1 अल्फा पावर 4 बीटा, देन 5c3 अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, एंड देन दिस टर्म। ठीक है, तो थ्री टर्म्स में से अब हम देखते हैं। तो 5, अगर आप यहां से देखोगे तो 5 अल्फा पावर 4 बीटा प्लस 5c3 इज 10 अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस 5c5 इज 1 बीटा पावर 5। यहां से आप बीटा को कॉमन ले लो, दिस इज 5 अल्फा पावर 4 प्लस 10 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पावर 4। तो आप फिर से ये आप जो दूसरा टर्म यहां पे देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन रैशनल, दिस इज अगेन रैशनल। तो अब ये दोनों रैशनल हो चुके हैं, तो अब आपको किस पे फोकस करना है कि ये जो बीटा है ये रैशनल हो जाए। तभी कौन होना पड़ेगा? तभी क्या होगा? एक्स पावर 5 रैशनल है अगर, तो आपका बीटा भी रैशनल होना चाहिए। अब ये हमारा डाउटफुल केस है, हमें तो अभी यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि बीटा को रैशनल प्रूव करें। लेकिन एक्स पावर 5 के रैशनल होने के लिए किसका रैशनल होना कंपलसरी है? तो वहां पे बीटा का रैशनल होना कंपलसरी है, करेक्ट। तो अब यहां पे अगर इसका रैशनल होना चाहिए, तो इस रैशनल होने, अगर मान लो कुछ के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर बीटा जीरो हो जाए तब क्या होगा। तो अगर आपका बीटा जीरो हो गया, तो आपके पास ये चीज जो है, दिस शुड नॉट बी ऑन जीरो। ये वाला जो टर्म है जिसको हम रैशनल कह रहे हैं, अगर बेटा ये वाला टर्म जीरो हो जाए, तब भी बीटा के इर्रेशनल होते हुए हमारा काम चल सकता था। ठीक है, बीटा अगर इर्रेशनल होता और ये टर्म हमारा जीरो हो जाता, तब भी हमारा ओवरऑल एक्स पावर 5 रैशनल हो जाता। बट अब अगर ये जीरो हुआ, क्योंकि सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, अगर सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? इसका मतलब अल्फा भी जीरो होना चाहिए, बीटा भी जीरो होना चाहिए। लेकिन अल्फा बीटा अगर जीरो हो गया दोनों, तो एक्स जीरो आ जाएगा। बट एक्स तो जीरो है नहीं, एक्स इज नॉन जीरो। इसका मतलब जो हमारा 5 अल्फा पावर 4 प्लस 10 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पावर 4 है, दैट कैन नॉट बी जीरो। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता, यानी कि हमारे पास फिर दूसरी पॉसिबिलिटी बची, जो पहली पॉसिबिलिटी की ये रैशनल होना चाहिए। इसका मतलब एक्स पावर 5 के रैशनल होने के लिए बीटा मस्ट बी रैशनल। तो अगर बीटा रैशनल हो गया, तो अगर आप क्वेश्चन में वापस जाओ, वही तो हमें चेक करना था। ये रैशनल था, ये हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इज रैशनल, यानी कि एक्स क्या हो गया बेटा? सो एक्स मस्ट बी रैशनल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, एंड दिस इज वेरी बेसिक अप्रोच। ठीक है, बुक तो बेटा बुक का कुछ नहीं पता होता है, मतलब वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए वेयर ए बी सी आर integers, c is not zero, suppose that following condition holds। ये कंडीशन आपके पास है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसका एक आइडिया दूंगा, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, सेशन को हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में कि उसने ये कहा है कि जो gx है उसके द रूट्स ऑफ gx आर स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ fx। इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू 1, fx का रूट है, तो x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर बेटा किसका रूट होगा? gx का होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास gx का जो रूट है fx एंड gx, fx एंड gx,
both are having x is equal to 1 as root. x is equal to 1 as the root. Perfect. तो आपके पास fx and gx both are having x is equal to 1 as the root. Again, this question is of RMO. क्वेश्चन टफ नहीं है, ये PRMO है, बिल्कुल इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इस साल भी आ सकता है. मतलब ऐसा हो सकता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाए, मतलब क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. आप PRM जो RMO के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो काफी बेसिक से हैं, जिनमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, आप वहां से भी काफी चीजें सीख सकते हो. तो इसलिए RMO के क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए PRMO के एग्जाम को देने के लिए. ठीक है. fx and gx both are having x is equal to 1 as the root. तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपके पास जो fx है उसके 3 रूट होंगे, जिसमें से एक 1 हो गया. तो मान लेते हैं कि नेक्स्ट रूट जो है बेटा वो अल्फा हो गया और दूसरा रूट, तीसरा रूट बीटा हो गया. आप अगर gx के रूट की बात करोगे तो gx के रूट क्या होंगे? 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर. ठीक है. अब अगर हमारे पास बीएमसी अपना एक स्टडी मटेरियल डेफिनेटली लॉन्च करेगा बेटा. बीएमसी स्टूडेंट के इस मतलब जो ये चल रहा है कि हाँ हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो उसको काफी लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और हम भी मोटिवेटेड है. तो डेफिनेटली बीएमसी अपना एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करेगी पीआरएमओ आरएमओ के लिए, और वो बहुत बेस्ट होगा. आप मतलब वो काफी अच्छा होने वाला है. हम लोग मतलब हम लोग खुद मोटिवेट हो रहे हैं, जो लोग काफी कम टाइम से पीआरएमओ आरएमओ को मतलब पढ़ा रहे थे, लेकिन हम इस एक्सटेंसिवली नहीं बढ़ा रहे थे. हार्डली 3-4 स्टूडेंट्स आरएमओ में सेलेक्ट होते थे, वही लोग प्रिपेयर कर रहे थे. बट जैसे जैसे ये रेस्पॉन्स, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, तो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग कुछ अच्छा करें. मतलब पीआरएमओ के लिए भी और आरएमओ के लिए भी कुछ मटेरियल हम वीएमसी की तरफ से प्रोवाइड करेंगे. मतलब ये हम, मैं आपको प्रॉमिस, अभी प्रॉमिस 100% नहीं कर सकता, बट ये एक मतलब चल रहा है कि हाँ वी विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर पीआरएमओ आरएमओ. कोई ना कोई आपको स्टडी मटेरियल की फॉर्म में विद इन 6 मंथ या 8 मंथ हम ऐसा कुछ कर लेंगे कि पीआरएमओ के लिए. तो जितना जल्दी हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. तो अब आपके पास fx का एक रूट हो गया 1 अल्फा बीटा, gx का एक रूट हो गया 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. मैं जल्दी से 2 मिनट में इस क्वेश्चन की थीम बता देता हूं बस आपको. तो यहाँ पे जो 1 अल्फा बीटा है, आप क्लियरली ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स fx के लिए जो होने वाला है वो अल्फा बीटा, एंड दैट इज गोइंग टू बी बेटा माइनस सी. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना होगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी gx के बेसिस पे देखो, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस सी. तो यहां से आपको, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का अल्फा बीटा वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे, तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा इज माइनस सी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए. यानी कि ए आपका होना चाहिए लेस देन जीरो. ए मस्ट बी लेस देन जीरो. तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो दिस विल बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए. ऐसा आप एक रिजल्ट निकाल लोगे. फिर आप क्या करेंगे? अब ये तो हो गया प्रोडक्ट की बात होगी. अब आप किसकी बात कर सकते हो? सम ऑफ द रूट्स की बात कर सकते हो. तो सम ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 होगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए. तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 की बात करोगे, तो फर्स्ट इक्वेशन जो एफ एक्स है बेटा, उसके लिए वो क्या होगा? माइनस, और दिस इज गोइंग टू बी प्लस. ठीक है. और ऐसे ही आप दूसरी वाली इक्वेशन के लिए लिख सकते हो क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 is going to be what? It is going to be minus. This is going to be C. ठीक है. तो यहां से, अब आप यहां से किस में रिलेशन निकालोगे बेटा? यू विल फाइंड ए रिलेशन बिटवीन बी एंड सी फ्रॉम दिस रिलेशन, और आपके पास प्रीवियस रिलेशंस को भी आप यूज कर लोगे. तो वहां से आपको बी और सी में एक रिलेशन मिल जाएगा. तो जैसे ही आपको बी और सी में एक रिलेशन मिला, तो बी और सी का रिलेशन आपको मिल गया, तो आपके पास हम तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे ए को सी स्क्वायर के टर्म में लिख दिया, सिमिलरली बी को भी हम किसके टर्म में निकाल सकते हैं? सी के टर्म में निकाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी वैल्यू ऑफ बी. तो बी की वैल्यू आप यहां से अगर सॉल्व करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सी पावर 4. तो आपके पास जो इक्वेशन है उसके आपके पास यहां से आपको मिल गए कि जो आपका F1 जीरो था, अगर आप ये सेटिस्फाई करो तो F1 वॉज जीरो. F1 अगर जीरो हुआ तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी वॉज जीरो. जैसे हमने एबीसी में रिलेशन निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे? उनको दो को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा पूरा रिलेशन बेटा किसमें शिफ्ट हो जाएगा? सी में शिफ्ट हो जाएगा. तो 1, ए की वैल्यू बेटा कितनी थी? 1 माइनस सी स्क्वायर, बी की वैल्यू आई सी पावर 4 प्लस सी. यू कैन फैक्टराइज दिस. अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? सब लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो.
c+1 एक फैक्टर हो जाएगा, है ना। c+1 इज वन फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर होगा c³ माइनस c² + 1। अब अगर आपका c+1 फैक्टर है तो c इज इक्वल टू -1, और अगर c -1 आ गया तो a आपका हो जाएगा a²। आपके पास c की वैल्यू -a² के बराबर थी, तो a की वैल्यू नेगेटिव भी थी, तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, और b की वैल्यू बेटा यहां से आपको 1 मिल जाएगी। तो ये तीनों चीजें आ गई ना। सेकंड फैक्टर से क्या कोई रूट मिलने वाला है? तो सेकंड फैक्टर से आपके पास कोई इंटीजर रूट नहीं मिल सकता। क्यों? c³ माइनस c² जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और जीरो कब हो सकता है? तो ये वाली क्योंकि इसमें +1 भी ऐड हो रखा है, तो दिस टर्म विल नेवर बी जीरो फॉर एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। आप सोच के देख सकते हो, आप लॉजिकली इसको थोड़ा दिमाग लगाना, तो देयर विल बी नो इंटीग्रल रूट फ्रॉम हियर। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। ए बी सी मिल गया, आप उसका पावर्स उसने पूछी है, ए पावर 2013, बी पावर 2013, सी पावर 2013, तो आंसर कितना हो जाएगा? आपके पास सी की वैल्यू -1, तो सी पावर -2013 इज आल्सो -1। ए आपके पास -1 था, तो दिस इज आल्सो -1, और बी की वैल्यू बेटा +1 थी, तो व्हाट इज आंसर? आंसर विल बी -1। फिर से अगेन ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है ये कितना आसान था। मतलब एक सिंपल से लॉजिक पे काम कर देते हैं हम, क्या कि भाई उसका एक रूट अगर एफ एक्स का 1 है, और जीएक्स के जो दो रूट हैं वो जीएक्स के जो रूट्स हैं वो एफ एक्स के स्क्वायर्स हैं, रूट्स का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर उसका एक रूट 1 होगा तो जीएक्स का भी एक रूट 1 हो गया। फिर हमने सिंपल मैनिपुलेशन किया, ये जो आप 11th क्लास में कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनको पता भी है, हम सम 10th क्लास वाले स्टूडेंट को भी पता होगा, हम सम ऑफ रूट लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखते हैं। बस उसी से था, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था। मतलब इंपॉर्टेंट क्या था कि हम कैसे उसको अप्रोच करें, सिस्टमेटिक कैसे बने। तो सिस्टमेटिक करने के लिए हमने क्या किया कि भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, हम उस पर जरूर काम करेंगे। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे काम करना है। इसके अलावा सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अलावा आपको वेरिएबल को रिड्यूस करना है। आपके पास यहाँ 3 वेरिएबल थे, आपने उनको रिड्यूस किया, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, सी की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। फिर सी की इक्वेशन को तो आपने आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक सबको सेशन में काफी अच्छा लगा होगा, मैं यही मान के चल रहा हूँ। कुछ को लग सकता है कि नहीं ये सेशन मेरे लिए यूजफुल नहीं था, कुछ को लग सकता है कि सेशन वाज वेरी यूजफुल फॉर मी। तो मतलब नेक्स्ट क्लास भी हमारी जो होगी वो नंबर थ्योरी और कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन से रिलेटेड ही होने वाली है। तो हम बाकी पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड जो भी होगा। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं कि हम अपने कोचिंग पे भरोसा करते हैं। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो तो फिर आप कभी किसी टीचर से, कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, उससे नहीं सीख सकते। आप उसकी रेस्पेक्ट करो, चाहे वो कोई भी टीचर है ना। यू शुड रेस्पेक्ट ए टीचर, और आप वो टीचर से आप जरूर सीख सकते हो अगर आपने उस पर ट्रस्ट किया है, तभी वहां पे आपने ज्वाइन किया होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको वीएमसी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। वीएमसी में अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो और जो लोग वीएमसी नहीं ज्वाइन किए उनके लिए भी ये सेशन तो ओपन है। आप इससे कुछ सीख सकते हो। तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस क्लास से सीखने को मिला होगा। कुछ लोगों को ये डर कम हुआ होगा कि पीआरएमओ टफ नहीं होता है, आरएमओ भी टफ नहीं होता है, लेकिन आरएमओ के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच ज्यादा चाहिए होती है। पीआरएमओ आप लेस सिस्टमेटिक होकर भी सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट हो सकते हो। आपको क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस किस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में करना है, किस क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि आप 6 क्वेश्चन अगर पीआरएमओ में आ रहे हैं तो उस आरएमओ में अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 6 के 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत रेयरली कोई स्टूडेंट होगा जो 6 क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको वहां से पिक करना है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसी पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, चलो मैं कुछ आपके आंसर्स कर देता हूँ कुछ लोगों के, कि अगर कुछ आंसर्स होंगे। सर जस्ट लाइक वीएमसी एनटीएससी मॉड्यूल प्लीज मेक हिम, हाँ बेटा वी आर ट्राइंग फॉर दैट कि हम पीआरएमओ के मॉड्यूल के लिए कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। और ठीक है, आरएमओ के लिए मैंने आप लोगों को कुछ बुक बताई हैं। आपको वही बुक, मतलब मुझे लगता है कि वो बुक बेस्ट है। एक्सकर्सन इन मैथमेटिक्स इज बेस्ट बुक। एक्सकर्सन इन मैथमेटिक्स के अलावा आप, मैंने एक प्रॉब्लम प्रीमियर फॉर ओलंपियाड बताया, ये दोनों बुक आपके लिए बहुत बेस्ट है। आप बेसिक से शुरुआत करो, आप कम बुक, बहुत सारी बुक मत पढ़ो, आप सिस्टमेटिकली 2 या 3 बुक पे फोकस करो। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाए देन यू कैन गो फॉर सम मोर बुक्स, है ना।
और वो अगर आप ये सेशन अटेंड करोगे तो हम लोग सात भैया हैं, या मैं हूँ, या फिर फैज भैया हैं, या जो भी हम 3-4 लोग यहाँ पे पीआरएमओ की क्लासेस लेंगे, आरएमओ की क्लासेस लेंगे, वो आपको टाइम टू टाइम बुक्स के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन आपको बुक्स के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना है, आपको कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज को ही फॉलो करना है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें करोगे, आप डिस्पर्स हो जाओगे, आपको कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। आपको अल्टीमेटली यही है कि आपको हार्डवर्क करना है, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए वो हार्डवर्क, ठीक है। पीआरएमओ इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ जेई, कोई बोल रहा है तो दिस इज रॉन्ग फैक्ट। एक्चुअली पीआरएमओ के अंदर मैथ्स के काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप ऐसा नहीं बोल सकते बेटा। हर एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको रिस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है। पीआरएमओ इज नॉट टफर, नॉट मतलब आप कभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये पीआरएमओ इज मोर टफर देन जेई एडवांस, ऐसा नहीं बोल सकते आप। पीआरएमओ किसी ईयर में पीआरएमओ के कुछ क्वेश्चंस काफी आसान हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस काफी टफ हो सकते हैं। सेम इज ट्रू फॉर जेई एडवांस आल्सो। एल्जेब्रा के लिए मैं एल्जेब्रा के, आप पहले ये दो बुक पढ़ना शुरू करो बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इन्हीं बुक पे फोकस करो, आप उसके बाद कर सकते हो। कुछ लोग हॉल एंड नाइट बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। मतलब पहले जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें हम सजेस्ट कर रहे हैं, प्लीज फॉलो दीज थिंग्स। मतलब ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले आप ये चीजें सिर्फ फॉलो करो, ठीक है। हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। हाँ, आप जो ट्वेल्थ में है वो एलिजिबल है पीआरएमओ के लिए, लेकिन देयर इज नो पॉइंट। मतलब आप अपनी जेई की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो बेटा मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप जेई की प्रिपरेशन में फोकस करो। आपको अगर स्टार्ट करना है पीआरएमओ के लिए, आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। हाँ बेटा, वो मैंने काफी, हम लोगों ने नोट कर लिया ये पॉइंट कि हम अगर प्रोवाइड कर सकते हैं इनके पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगे। और प्लीज सब्सक्राइब टू बीएमसी चैनल। मतलब उससे आपको जो भी हम कुछ नया इनिशिएटिव लेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मतलब तो आप सब्सक्राइब कर लो इसको, ठीक है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस, मतलब मुझे कभी ये नहीं लगता कि, मतलब मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो वही मेरी इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को वो चीज समझ में आनी चाहिए। मैं बीएमसी में लगभग 8 ईयर से हूँ। तो बीएमसी में मैं 8 ईयर से हूँ, और 8 ईयर से मैं, मतलब 12-13 ईयर से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए और कोई इंट्रोडक्शन मेरे को नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट होगी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंडेबल है, देन इट इज माई, मतलब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। चलो फिर बेटा सेशन को एंड करते हैं।